खबरों का सारथी। पीएम मोदी आज 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन में करेंगे विकास भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर देंगे मार्गदर्शन। महुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई। लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ लगाई थी याचिका। कैश फॉर क्वेरी केस में की गई थी सांसदी। छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों को मिलेंगे आवास। साई कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला। 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बकाया बोनस। मणिपुर में 8 महीने बाद 19 लोगों का अंतिम संस्कार। 20 दिसंबर को 57वें शव दफनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की जानकारी मांगी। लोकसभा घुसपैठ केस मास्टरमाइंड 7 दिन की रिमांड पर। ललित ने कल रात किया था सरेंडर। सबूत मिटाने के लिए चारों साथियों के फोन जलाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे खबरों की ओर। आज की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री ने किया जनता दर्शन। खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। विभिन्न स्थानों से आए 200 लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं सीएम योगी ने सुनी सभी लोगों की समस्याएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं निर्देश। आपको बता दें कि गोरखपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने किया जनता दर्शन। विभिन्न स्थानों से आए 200 लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी सभी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। विभिन्न स्थानों से आए 200 लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी सभी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। खबर गोरखपुर से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थानों से आए 200 लोगों से मुलाकात की, साथ ही उन लोगों की समस्याएं जानी और अधिकारियों को इनकी समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। विभिन्न स्थानों से आए करीब 200 लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं मुख्यमंत्री ने सुनी सभी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। समस्याओं के तत्काल निस्तारण के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थानों से आए 200 लोगों से की मुलाकात। वहीं आपको बता दें कि लोगों की समस्याएं भी मुख्यमंत्री ने सुनी और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो अमूमन मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, जहां पर वो जनता से बातचीत कर उनकी समस्या जानते हैं और उनका हल भी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? लेकर जो फरियादी है वो पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबकी समस्याओं को सुना है और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जितनी भी सबकी दिक्कतें हैं, चाहे वो किसी चीज से जुड़ी हो, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ी हो, चाहे वो जमीनी विवाद को लेकर जुड़ी हो, उसको अधिकारियों को निर्देश दिए कि तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। हर बार जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो वहां पर जनता की सुनवाई होती है और तमाम की जनता
लोगों के जो फरियादी है वो वहाँ पर ऐसी फरियादों को लेकर अपने दृष्टिकोण को लेकर फिलहाल अब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो भी समाधान समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए। जी भरत, देखा जाए तो करीब 200 लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और उनकी समस्याएं भी जानी है और साथ ही अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। तो इस पर क्या जो अधिकारी हैं वो तुरंत एक्शन लेते हैं? जनता को क्या इससे तुरंत जो है न्याय मिल पाता है, इंसाफ मिल पाता है और उनकी समस्याएं दूर हो पाती हैं? लेकिन निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास डायरेक्ट जब फरियादी तब पहुंचते हैं जब कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती है, जहां पर इनको अनदेखा कर दिया जाता है, तब वो मुख्यमंत्री के शरण में पहुंचते हैं तो उनको ये आश्वासन जरूर मिलता है कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्या सुनते हैं, जब मुख्यमंत्री के ऑफिस से जब अधिकारियों पर कॉल जाती है, तब वो निश्चित तौर पर वो लोग और एक्टिव मोड पर आ जाते हैं और जल्द से जल्द समाधान करना का उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उनको जो जवाबदेही होती है वो सीधे मुख्यमंत्री को होती है। इसी कारण लोग वहां पर सीधे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री तक पहुंच अपनी बातों को रखते हैं कि लोगों को भी उम्मीद रहती है कि मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर जो समस्याओं का समाधान जगह जमीनी स्तर पर पहले ही हो जाए तो ये जो फरियादी है मुख्यमंत्री वहां तक ना जाए, उनका काम जिला प्रशासन स्तर से ही हो जाए। लेकिन जब नहीं सुनवाई होती उसके बाद मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर अपनी बातों को रखते हैं और मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर सबकी बातों को सुनते हैं और दिशा निर्देश जारी करते हैं कि जो भी समस्या होती है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। जी बिल्कुल भरत, तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने आम जन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और अधिकारियों को उसके तुरंत निस्तारण करने के आदेश भी दिए। आपको बता दें कि जब फरियादियों की या फिर जो लोग हैं उनकी कहीं भी किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं सुनी जा रही होती है, तब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी जितनी भी परेशानी है उनका तुरंत निस्तारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज है, की न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। वहीं बता दें कि अंडर 14 आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं इस प्रतियोगिता में होंगे शामिल। 20 दिसंबर तक जीजीएस कॉलेज में किया जाएगा प्रतियोगिता का आयोजन। तो खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर 67वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो 67वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आज शुभारंभ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में इसका कार्यक्रम का आयोजन है और आज से लेकर ये 20 दिसंबर तक यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स को खिलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र के कई जो राज्यों से कई तमाम जो राज्यों से या केंद्र शासित जो है वहां से तमाम जो छात्र हिस्सा लेंगे। इसमें 34 इकाइयां जो है उनसे जुड़े हुए 1000 छात्र छात्राएं जो बालिकाएं हिस्सा लेने जा रही है। फिलहाल लखनऊ में इसका जो आयोजन है वो हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास करते रहते हैं कि खेल को बढ़ावा दिया जाए तमाम खेलों को लेकर। और इनकी जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, जो 14 साल से जो कम के उम्र के जो प्लेयर है, जो विद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके रुकने की व्यवस्था होटलों में तमाम संस्थानों में की गई है और वहां पे भी साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए गए। तमाम स्पोर्ट्स का आयोजन इसमें किया जाएगा, जैसे कि आप रेस को लेकर होता है, रेस 100 वर्ग मीटर 200 वर्ग मीटर की रेस होगी, डिस्क थ्रो होगा और जंपिंग होगी। कई ऐसे गेम्स होंगे जब जिसका आयोजन यहाँ पे हो रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे और स्पोर्ट्स की शुरुआत होगी। जी भरत, और साथ ही देखा जाए तो 20 दिसंबर तक ये खेल प्रतियोगिता चलेगी, जिसका जो आयोजन है वो जीजीएस कॉलेज में किया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या जब 20 दिसंबर को खेल प्रतियोगिता का समापन होगा तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री जाएंगे?
देखिए अभी उनके आगे के कार्य अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ आज पहुंच रहे हैं जिसमें उद्घाटन करेंगे और तमाम जो खेल वहां पे खेले जाएंगे, जिसको लेकर 20 दिसंबर तक के तमाम जो तैयारियां थी वो कर ली गई है। जब स्पोर्ट्स के आयोजन होंगे वहां पर तमाम जो खिलाड़ी उनके कोचेज हैं वो समय मौजूद रहेंगे। फिलहाल अब ये जो कार्यक्रम की शुरुआत आज होगी और 20 दिसंबर तक सारे खेल का आयोजन होगा, जिसमें तमाम जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं जो अपने उत्तर प्रदेश के जो प्लेयर्स हैं इसको देखने पहुंच सकते हैं। जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो अपने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में हो रहा है, जहां पर पहले से ही इसकी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई थी। फिलहाल आज से इसकी शुरुआत होगी तो कई आयोजन और भी देखने को मिलेंगे। खेल के तमाम जो स्पोर्ट्स हैं वो इसमें खिलाई जाएंगी। जी जी बिल्कुल भरत, देखा जाए तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सारी तैयारियां भी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आज से शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इस खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं शामिल होंगे। वहीं प्रतियोगिता को देखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रतियोगिता का आयोजन जीजीएस कॉलेज में होगा, जहां पर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं, साफ सफाई कर ली गई है। आपको बता दें कि यह खेल प्रतियोगिता करीब 20 दिसंबर तक चलेगी। वही खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां राम मंदिर के भूतल में स्वर्ण जड़ित दरवाजे का ट्रायल। राम मंदिर के भूतल में स्वर्ण जड़ित दरवाजे का ट्रायल। राम मंदिर के भूतल पर लगेंगे 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे। दरवाजों को स्वर्ण जड़ित बनाने के लिए चढ़ी तांबे की पत्थर। सागौन की लकड़ी से तैयार किए गए हैं 14 दरवाजे। दिल्ली की ज्वेलर्स कंपनी को दरवाजे बनाने की दी गई जिम्मेदारी। राम मंदिर के लिए बनाए गए दरवाजे का किया गया ट्रायल। सभी दरवाजों को मंदिर से लगाकर किया गया ट्रायल। सोने से जड़ित दरवाजे बनाए जाने का होगा कार्य। खबर अयोध्या से बता दें, जहां राम मंदिर के भूतल में स्वर्ण जड़ित दरवाजे का ट्रायल। राम मंदिर के भूतल पर लगेंगे 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे। दरवाजों को स्वर्ण जड़ित बनाने के लिए चढ़ी तांबे की पत्थर। सागौन की लकड़ी से तैयार किए गए हैं 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे। वहीं दिल्ली की ज्वेलर्स कंपनी को दरवाजे बनाने की मिली जिम्मेदारी। राम मंदिर के लिए बनाए गए दरवाजे का किया गया ट्रायल। सभी दरवाजों को मंदिर में लगाकर किया गया ट्रायल। सोने से जड़ित दरवाजे बनाए जाने का होगा कार्य। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो राम मंदिर में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जाएंगे, जिसके लिए करीब उनका 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे भी तैयार हो गए हैं और उनका ट्रायल किया जा चुका है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी अनिका जी, बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में जो है राम मंदिर जो है पूरी अपनी खाका तैयार करता जा रहा है। जितनी चीजें जो पेंडिंग पड़ी थी वो तेजी से कार्य कर रहा है। दरवाजे आ चुके हैं और उसमें जो है परत जो गाना परत लगाई जा रही है, उसके बाद सोने की परत चढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का जितना कार्य बचा है बहुत तेजी से लगाने का कार्य करे, क्योंकि अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है, क्योंकि डेट भी अब कानून निश्चित है और समय भी निश्चित है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ ट्रस्ट है पूरी भूमिका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, बहुत तेजी से कार्य कर रहा है और जल्दी से जल्दी कार्य करके उनको देना है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक लगभग कंप्लीट कर लेना है। जो कार्य बचेगा वो जनवरी में जाना है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो एकदम अपनी पूरी खाका तैयार करने में जुटा हुआ है। कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे यहाँ का टेंट सिटी का कार्य हो या फिर जितनी चीजें हैं ये जो अन्य क्षेत्र खोलना चाहता है उसका कार्य हो, या फिर यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था वो भी चार चौबंद निगरानी में देख रहा है कि कहीं कोई कसर न छोड़े। चाहे रोड का कार्य वो भी बहुत तेजी से चल रहा है, लाइटों का कार्य वो भी बहुत तेजी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। जी आरपी, देखा जाए तो दरवाजों का ट्रायल किया गया है, जहां पर अभी आपने बताया कि करीब 14 दरवाजे भी सागौन की लकड़ी से तैयार किए गए हैं और उन पर पहले तांबे की पत्थर चढ़ेगी और उसके बाद सोने की परत कहीं चढ़ाई जाएगी। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जितना भी ये दरवाजों का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा?
जी आपको बताते चले कि जो चांदी की परत है वो चढ़ाई जा रही है, उसके बाद सोने की परत चढ़ाई जा रही है और दरवाजे लगभग कंप्लीट है, केवल लगने हैं। तो कहीं ना कहीं वो पहले से बन करके वो दिल्ली से आ रहा है और जो जो जितनी चीजें बाकी बची हैं वो भी यहाँ यहाँ पे ट्रस्ट जो है बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा तो कहीं ना कहीं जितना कार्य है बहुत तेजी से चल रहा है और कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहेगा। राम मंदिर बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, बराबर बैठक कर रहा है, बराबर उसका कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जितनी बैठक कर रहा है उसमें उसमें कोर कसर कोई नहीं छोड़ेगा। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जितना कार्य है, चाहे रोड का कार्य हो, चाहे इसका कार्य हो या मंदिर का जितना कार्य हो, सब पूरा हो जाएगा, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी यानी कि देखिए देखा जाए तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही सभी कामों में तेजी लाई जा रही है, चाहे वो रोड बनाने की बात हो या फिर मंदिर से जुड़ी कोई भी व्यवस्था हो, उस सभी कामों में तेजी लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, सभी कामों में जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं उनमें तेजी लाई जा रही है और तमाम जितनी भी तैयारियां बाकी रह गई हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां ऐशबाग मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। शाम 4 बजे लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। ऐशबाग मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज, खबर राजधानी लखनऊ से हम आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो आज ऐशबाग में यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। वहीं शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिन भी लाभार्थियों को लाभ मिला है उनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बात करेंगे। अगर देश में कई राज्यों में लोग जुड़ेंगे, उधर राजधानी लखनऊ की बात करेंगे, ऐशबाग में कई लोग जुड़ेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिला है उनके बारे में जानेंगे और बताएंगे किन किन निश्चित किसी का फायदा है। तमाम अब उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लेते हैं, तमाम जगह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि केंद्र की तमाम योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचे, उनको जानकारी मिले, उनको बेनिफिट्स मिले और जिन लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं उन तक लोगों को जागरूक किया जाए। तमाम तरीकों से राज्य सरकारें भी अब काम कर रही है कि क्योंकि 2024 का जो चुनाव है बेहद नजदीक है और जो भी केंद्र की योजनाएं हैं सरकार जरूर चाहेगी कि तमाम जो जिन जिन जरूरतमंदों तक ये योजनाएं पहुंचे जिन तक अभी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास करी और आज इसी कड़ी में अगर बात करें तो रामलीला मैदान पर आज जो लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बात करें तमाम राज्यों में ये जब संवाद होगा तो उसमें जो केंद्र के मंत्री कई मौजूद रहेंगे, विधायक भी जो है वो भी मौजूद रहेंगे। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री के लाभार्थियों से बात करने के बाद क्या क्या जानकारी मिलती है, लोग क्या बताते हैं कि कितनी केंद्र की योजनाओं को लाभ उठाने के लिए कितनी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा या फिर इसलिए उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। अब यही है कि कुछ समय बाकी है, लेकिन उस समय के अंतराल में जिन जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है इस यात्रा के दौरान उन सभी लोगों को
जो लाभ है वो मिले, जिससे तमाम समस्या लोगों के जो मिल रही है, केंद्र की योजना को लाभ नहीं उठा पा रहे। अब इस यात्रा के दौरान लोगों को जानकारी दी जाएगी कि अगर समस्या कैसे आ रही है तो उसका समाधान कैसे होगा। लेकिन यही केंद्र सरकार भी चाहती है और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का जो लाभ है, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ सभी लोगों को मिले। बिल्कुल। और देखा जाए जिस तरीके से हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री भी लगातार वर्चुअल रूप से लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक विशेष रणनीति भी बताई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र में कोई भी सरकार हो, तो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करती आई है, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले। देखिए, अगर बात करें कि ये बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है और बीजेपी की एक रणनीति है कि किस तरीके से जो जानकारी है जो हर आदमी तक पहुंचे, उसी के दौरान ये पहली बार जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो निकाली जा रही है, तमाम राज्यों में निकाली जा रही है कि जानकारी लोगों को पहुंचे कि बीजेपी ने केंद्र सरकार में रहते हुए क्या क्या योजनाएं योजनाएं लाई हैं और किस किस का लाभ लोगों को मिला है। अब यही इसी कड़ी में लगातार अब योजनाओं को जानकारी देने के लिए ऐसी यात्राएं निकाली जा रही है। अगर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो भी तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाए और उनके बारे में लोगों को बताया जाए। ये कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव है और उसी कड़ी में बीजेपी भी यही चाहेगी कि सभी योजनाओं को सामने लाया जाए और उनका जो रिजल्ट है वो चुनाव में देखने को मिले कि कितना लोगों को जानकारी हुई, कितने % वोट में इंक्रीज हुआ। क्योंकि जब जनता के पास केंद्र की योजनाएं पहुंचेंगी और ये योजनाएं आसानी तरीके से वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसका जो फायदा है वो केंद्र को मिलेगा। जी बिल्कुल भरत। और साथ ही देखा जाए तो प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बातचीत करते हैं और उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो क्या इसको लेकर के भी वो लोग वहां पहुंचते हैं और उनकी समस्या जो है वो सुनी जाती है? गांव-गांव ये जो यात्रा है वो जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो तमाम जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो छोटे स्तर के नेता होते हैं, सबकी जिम्मेदारी एक बीजेपी ने तय की हुई है कि जितनी भी योजनाएं हैं लोगों को मिले, वहां तक पहुंचे। अगर लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप लोगों तक पहुंचकर इन योजनाओं के फायदे के बारे में बताएं, जिससे कि जो लोगों को फायदा, जो केंद्र की योजनाओं को फायदा हो। तमाम योजनाएं हैं जिसका लाभ अभी भी जो लोग हैं नहीं उठा पा रहे। उसी कड़ी में अब तमाम जो नेताओं की या छोटे नेताओं की बात करें, चाहे वो ब्लॉक के लोगों से जोड़ के बात कर ले जाए, सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये जितनी भी योजनाओं का लाभ लोगों को जल्द से जल्द दिलवाया जाए जो लोगों को अभी लाभ नहीं मिला है। उसी कड़ी में आज अगर बात करें लाभार्थियों से, आज वर्चुअल संवाद जब करेंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री ये भी पूछे कि क्या कोई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ा इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। हर एक कड़ी में बात होगी। अगर इससे पहले भी बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वर्चुअल संवाद किए, लाभार्थियों के साथ बात भी करी है कि क्या आपको सुविधाएं जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं। यही कह सकते हैं कि अब योजनाओं को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे। इसी कड़ी में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अग्रसर है कि जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिले। जी बिल्कुल भरत। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की ओर से एक काफी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, जिससे जनता के बीच उनकी एक अच्छी छवि बनती नजर आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। वीआईपी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन। सपा जल्द घोषित करेगी वीआईपी सीटों के प्रत्याशी। सपा जल्द घोषित करेगी वीआईपी सीटों के प्रत्याशी। कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। वहीं मैनपुरी से दोबारा चुनाव लड़ेंगी सांसद डिंपल यादव। फिरोजाबाद से अक्षय यादव लड़ेंगे चुनाव। सपा महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं चुनाव। वहीं बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को फिर चुनाव लड़ने की तैयारी। सपा महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं चुनाव। बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को फिर चुनाव लड़ने की तैयारी। सपा के बड़े नेताओं को जल्द मैदान में उतरने की तैयारी।
अपनी पारंपरिक सीटों पर सपा जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां वीआईपी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन। सपा जल्द घोषित करेगी वीआईपी सीटों के प्रत्याशी। कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मैनपुरी से दोबारा चुनाव लड़ेंगी सांसद डिंपल यादव। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपनी वीआईपी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है, वहीं कुछ अनुमानित नाम भी सामने आ रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि ये अपनी पारंपरिक सीटों से ही लड़ेंगे चुनाव। तो अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता मंथन कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों की जानकारी जुटाने में जुटे हैं कि कौन से प्रत्याशी को जीत मिल सकती है। उसी कड़ी में अगर बात करें, वीआईपी जो सीट्स हैं, जैसे कि बड़े जो नेताओं की सीट है, वो उसी सीट पर लड़ना चाहेंगे, जैसे कन्नौज है, बदायूं है, आजमगढ़ है। वो तमाम जो ऐसी सीटें हैं जो अखिलेश यादव और डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव और बात करें शिवपाल यादव की, तो अपने पारंपरिक जो सीट्स हैं उस पर ही वो लड़ना चाहेंगे और इनके जो नाम है वो जल्दी ही समाजवादी पार्टी घोषित कर सकती है, क्योंकि ये वीआईपी सीट्स हैं। लगातार इनमें अच्छी परफॉर्मेंस अगर की बात करें तो रहती है, लेकिन अगर पिछले चुनावों की बात करें उसमें थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। लेकिन इस बार अपनी जो वीआईपी सीट्स को मजबूत करने के लिए दोबारा एक बार फिर लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी। जैसे कि मैनपुरी से अगर बात करें तो डिंपल यादव और फिरोजाबाद की बात करें तो अक्षय यादव, तो तमाम जो सीट्स है उस पर एक बार फिर मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है और बात कर रही है। ऊपर जो मंथन चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जल्दी ही जो नाम है उसको घोषित कर सकती है कि तैयारियां किस तरीके से जमीनी स्तर से एक बार फिर शुरू करनी है। लगातार मंथन का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है समाजवादी पार्टी में। अब देखना ये होगा कि वीआईपी सीट को जो नाम है वो आने के बाद कितने अपने आप को जो समाजवादी पार्टी है वो मजबूत कर पाते हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ये एग्जाम है लोकसभा का, क्योंकि लास्ट टाइम अगर बात करें तो उस समय जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन इस बार कुछ बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें उसको लेकर जो साथ आ रहे हैं और तमाम जो लोग हैं, अगर वीआईपी सीट को लेकर समाजवादी पार्टी अपने जो प्रत्याशियों को उतारेगी तो उस पर क्या इंडिया गठबंधन का साथ मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को समाजवादी पार्टी मजबूत करेगी वीआईपी सीट पर, जो अपने जो प्रत्याशियों को उतार कर उनके नाम को सामने लाकर। बिल्कुल भरत, जैसा कि आपने बताया कि इंडिया गठबंधन से भी इस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी बीते चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के बीच तकरार देखने को मिली थी सीटों को लेकर। और साथ ही देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 19 दिसंबर को होनी है। तो क्या सपा जो है वो अपनी वीआईपी सीटों पर प्रत्याशी उससे पहले घोषित कर सकती है? क्या इस प्रकार की कोई खबर सामने आ रही है? देखिए, 19 तारीख को अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तो जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक होगी इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश यादव के नामों को सामने रखेंगे जी। अगर नाम सहमति बनती है तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि पूरे इंडिया गठबंधन का जो साथ है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं और पूरा जोर शोर लगाने के लिए कार्य करेंगे। अब देखना होगा कि क्या ये जो सीटों जब नाम लेके अखिलेश यादव जाएंगे कि किन सीटों पर हमारे जो प्रत्याशी है उन्हीं को उतारा जाएगा, क्या सहमति बनती है इंडिया गठबंधन में कि नहीं। फिलहाल जहां तक जो सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ही जो नाम है वो घोषित कर सकते हैं। फिलहाल जो नाम की चर्चाएं हैं वो वीआईपी सीट पर है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक में क्या ये सहमति बनती है इन नामों पर कि अखिलेश यादव फिर अलग होंगे इंडिया गठबंधन से, अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। ये जो आने वाला वक्त ही बताएगा जी। बिल्कुल, देखा जाए तो आने वाले वक्त में ही ये साफ तौर पर साफ हो पाएगा कि जो सपा है वो अपने प्रत्याशी कब घोषित करती है, क्या कोई सहमति बनती है सीटों के बंटवारे को लेकर के, उसके बाद प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, या फिर पिछले चुनाव के तरीके इस बार भी कोई तकरार देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि अपनी वीआईपी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के फिराक में है समाजवादी पार्टी। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जो नामों के सुझाव हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रखे जाएंगे। उसके बाद सहमति बनने पर ही नामों की घोषणा की जाएगी। वहीं देखने वाली बात यह भी होगी कि सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ सामने आता है। आपको बता दें कि सपा जल्द घोषित करेगी वीआईपी सीटों के प्रत्याशी। वहीं कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, जहां पर कन्नौज से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ही चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। वहीं मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव चुनाव लड़ सकती हैं। कुछ इस प्रकार से नाम भी सामने आ रहे हैं। वही खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां पर तहसील सदर में तैनात लेखपाल अंशुमान सिंह सस्पेंड। पीपल गांव में एससी की जमीन विक्रय अनुमति के लिए फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेजों पर रिपोर्ट भेजने का आरोप। खबर प्रयागराज से, जहां तहसील सदर में तैनात लेखपाल अंशुमान सिंह सस्पेंड। कूट रचित दस्तावेजों पर रिपोर्ट भेजने के आरोप में गिरी गाज। पीपल गांव में एससी की जमीन विक्रय अनुमति के लिए फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेजों पर रिपोर्ट भेजने का आरोप। कूट रचित दस्तावेजों पर रिपोर्ट भेजने के आरोप में गिरी गाज। पीपल गांव में एससी की जमीन विक्रय अनुमति के लिए फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेजों पर रिपोर्ट भेजने का लगा आरोप। खबर प्रयागराज से, जहां तहसील सदर में तैनात लेखपाल अंशुमान सिंह सस्पेंड। कूट रचित दस्तावेजों पर रिपोर्ट भेजने के आरोप में गिरी गाज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां कन्नौज पहुंचे कानपुर कमिश्नर प्रशासनिक व कानपुर जोन आईजी। कन्नौज पहुंचे कानपुर कमिश्नर प्रशासनिक और कानपुर आईजी। शहर का भ्रमण कर जनता को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। दोनों अधिकारियों ने जनता से किया संवाद। आईजी व मंडल आयुक्त ने जनता से जानी उनकी समस्याएं। शहर का भ्रमण कर जनता को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। दोनों अधिकारियों ने जनता से किया संवाद। आईजी व मंडल आयुक्त ने जनता से जानी उनकी समस्याएं। सदर कोतवाली का आईजी ने किया निरीक्षण। कन्नौज पहुंचे कानपुर कमिश्नर प्रशासनिक व कानपुर जोन आईजी। शहर का भ्रमण कर जनता को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। दोनों अधिकारियों ने जनता से किया संवाद। आईजी व मंडल आयुक्त ने जनता से जानी उनकी समस्याएं। शहर का भ्रमण कर जनता को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। दोनों अधिकारियों ने जनता से किया संवाद।
आईजी व मंडल आयुक्त ने जनता से जानी उनकी समस्याएं। सदर कोतवाली का आईजी ने किया निरीक्षण। कन्नौज पहुंचे कानपुर कमिश्नर प्रशासनिक व कानपुर जोन आईजी। शहर का भ्रमण कर जनता को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। दोनों अधिकारियों ने जनता से किया संवाद। वही खबर आपको बता दें, जहां पुलिस चौकी में घुसा तेज रफ्तार अज्ञात वाहन। अज्ञात वाहन घुसने से पुलिस चौकी हुई क्षतिग्रस्त। अज्ञात वाहन घुसने से पुलिस चौकी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद वाहन लेकर फरार हुआ चालक। वही बता दें कि हादसे के वक्त चौकी के अंदर मौजूद नहीं थे पुलिसकर्मी। वाहन की चपेट में आने से चौकी के बाहर खड़ी बाइक हुई क्षतिग्रस्त। बता दें कि वाहन की चपेट में आने से चौकी के बाहर खड़ी बाइक हुई क्षतिग्रस्त। आसपास लगे सीसीटीवी से वाहन की जानकारी जुटाने में जुटी पुलिस। चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटियारी पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस चौकी में घुसा तेज रफ्तार अज्ञात वाहन। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां अज्ञात वाहन घुसने से पुलिस चौकी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद वाहन लेकर फरार हुआ वाहन चालक। हादसे के वक्त चौकी के अंदर मौजूद नहीं थे पुलिसकर्मी। आसपास लगे सीसीटीवी से वाहन की जानकारी जुटाने में जुटी पुलिस। चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटियारी पुलिस चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस चौकी में घुसा तेज रफ्तार अज्ञात वाहन। अज्ञात वाहन घुसने से पुलिस चौकी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन लेकर हुआ फरार। हादसे के वक्त चौकी के अंदर मौजूद नहीं थे पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि हादसे के वक्त चौकी के अंदर मौजूद नहीं थे पुलिसकर्मी। वहीं चौकी के बाहर खड़ी बाइक हुई क्षतिग्रस्त। वाहन की चपेट में आने से चौकी के बाहर खड़ी बाइक हुई क्षतिग्रस्त। आसपास लगे सीसीटीवी से वाहन की जानकारी जुटाने में जुटी पुलिस। चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटियारी पुलिस चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात वाहन घुसने से पुलिस चौकी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन लेकर हुआ फरार। हादसे के वक्त चौकी के अंदर मौजूद नहीं थे पुलिसकर्मी, लेकिन हादसे के वक्त चौकी के बाहर खड़ी बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन की चपेट में आने से चौकी के बाहर खड़ी बाइक हुई क्षतिग्रस्त। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी से वाहन की जानकारी जुटाने में जुटी पुलिस। चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटियारी पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक अज्ञात वाहन पुलिस चौकी में घुस गया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। पहाड़ के सुलगते सवाल,
सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको अंबाला से बता दें, जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज सभी कर्मचारी अंबाला के सभी मैन बाजारों में झाड़ू उल्टा करके रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान शकर पम्मा ने बताया कि पूरे हरियाणा में हमारी 2 दिन की पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल थी, जिसका दूसरा दिन है। आज सभी कर्मचारी शहर के मैन बाजारों में झाड़ू उल्टा करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा के माध्यम से सरकार लोगों के घर पर जाकर लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही है। जनसंवाद यात्रा में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया जा रहा है और जो भी वंचित लोग हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ दिया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का अवलोकन किया और योजनाओं का फीडबैक लिया। करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य। खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की, जिससे विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि टीम ने सर्वे कार्यालय में प्राइवेट लोगों के काम करने की सूचना पर छापेमारी की थी। टीम ने कार्यालय से 2 प्राइवेट लोगों को काम करते हुए पकड़ा, साथ ही दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। क्या कुछ सूचना थी, क्या कुछ छापेमारी कार्रवाई, क्या मिला? कुछ सूचना आ रही थी कि जो सर्वे ब्रांच है वहाँ पर कुछ अनऑथराइज्ड लोग रहते हैं, जिन करके लोगों को काम में प्रॉब्लम आ रही है। उस संबंध में आज आके हमने चेकिंग की। जी, क्या मिला था उसमें? अभी तो डाटा ले रहे हैं, कुछ फाइलों का जो पिछले 5-6 महीने में कंप्लीशन हुई है उनको चेक किया जाएगा। प्लस 2 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनकी पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे, बट अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है और वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो क्या 2 ही लोग यहाँ पर काम करते थे या अन्य लोग भी काम करते थे जो कि? देखिए, अभी हमने एक ही विभाग चेक किए, तो अभी तो हम पूरे के ऊपर नहीं कह सकते। तो अभी जो विभाग चेक किया उसी की बात होता है। सरकार जो है कुछ अधिकारी यहाँ से गायब है जो है। मोगा पुलिस ने बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए शहर के 2 हिस्सों में बांटकर थाना साउथ और थाना सिटी 1 में पीसीआर की तैनाती बढ़ा दी है, जो दिन और रात में पूरे शहर में अलग अलग बीट बनाकर टीमों को लगाया गया है। वहीं मोगा के एसएसपी विवेकशील सोनी दोबारा 10 बोलेरो गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। वहीं एसएसपी ने बताया कि शहर में बढ़ रही चोरियों, स्नैचिंग की घटनाओं और लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए अब मोगा पुलिस पूरी तरह से चौकसी रखेगी और इसके लिए शहर के दोनों थानों को अलग अलग बीटों में बांट दिया गया है और टीमों को रवाना किया गया है। ये टीम पूरे शहर में कंट्रोल करेगी और बोलेरो गाड़ियों पर कैमरे भी लगाए गए हैं। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। 2 ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਿਟੀ 1 ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਬੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 112 ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੀਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੀਟਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਬੁੱਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਟੀ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो हाथी हमले में मृत परिवार से मिलने एरेंट पहुंचे। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2023 को युवक पर दल से बिछड़े हाथी ने हमला कर दिया था, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। शासन द्वारा मृतक परिवार को 6 लाख की सहायता राशि स्वीकृत किया गया, जिसमें घटना के दिन ही पीड़ित परिवार को 25,000 की तत्काल सहायता राशि प्रदान की गई और बाकी के 5,75,000 की सहायता राशि मृतक के पत्नी के खाते में शासन द्वारा जमा कराई गई है। बता दें कि विधायक राम कुमार टोप्पो ने मृतक की पत्नी और बच्चों और मां से मुलाकात की और सहायता राशि के उपयोग बच्चों के परवरिश में खर्च करने की सलाह दी। साथ ही परिवार वालों के साथ किसी प्रकार की ठगी ना हो, इसके लिए एरेंट के सरपंच और ग्रामवासियों को ध्यान देने की बात कही गई है। बता दें कि विधायक राम कुमार टोप्पो ने वन विभाग के अधिकारियों को हाथी प्रभावित क्षेत्र में वन अमल को सक्रिय रहने के लिए निर्देशित किया था। साथ ही जिस क्षेत्र में हाथी सरगुजा में प्रवेश करते हैं उस क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। अभी कहाँ होगा सर? खबर पंखाजुर से है, जहां धान का कटोरा कहे जाने वाले परलकोट क्षेत्र जो कि खेती किसानी के नाम से जाना जाता है, जहां कृषि कर किसान अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं मटोली धान खरीदी केंद्र के प्रभारी द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। प्रति 60 किलो की बोरी में 1 किलो की कटौती की जा रही है। ये कहाँ पे धान देते हैं आप? पखनजू मंडी में। कितना किलो लिया गया आपसे? हमसे 40 किलो 200-300 करके नाप लिया पर बोरी में। कितना नुकसान हुआ आपको? मेरा 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया धान के हिसाब से, अभी जो रेट है उस हिसाब से। तो आपने विरोध नहीं किया कि आपसे क्यों लिया? मैं बताया तो बोल रहा है कि अभी फरवरी में धान जाएगा, उस टाइम धान और घटेगा, सूखेगा, इसी कारण बोल रहा है और 1 किलो करके एक्स्ट्रा ले रहा है। तो सरकार ने तो ऐसी कोई नियम बनाए नहीं। मैं उन लोग से बात किया तो बोल रहा है कि धान सूखेगा, फरवरी में जाएगा, बहुत हमाल चार्ज कितना लिया गया? 5 रुपये पर बोरी के हिसाब से लिया है। तो उसमें कितना पैसा देना? उसमें 1100-1200 रुपया लिया अलग से। हाँ, अलग से इसका। लगता नहीं आपको गलत है ये सब? गलत है, मैं बताया तो उन लोग बोल रहा है कि उसका सिर्फ छल्ली लगाने का ही पैसा आता है। भाजपा इस फार्म में 2-4 बार आ भी चुके हैं और सामने बैठ के तोला है कि 39 किलो मत लिखो, 40 किलो लिखो, 41 किलो नाप के 40 किलो लिखो। और इस बार में अभी सुनने आया, अभी उनसे मैं बात नहीं किया, बोलता नहीं कटौती किया हूँ। अगर ऐसे कटौती करता भाजपा के द्वारा सरकार है तब भी सरकार से कार्रवाई करेंगे। अभी आप लोगों को माध्यम से सूचना दे रहा हूँ, कलेक्टर मैडम को भी हम सूचना करेंगे और एसडीएम को मैं जाके स्वयं मिलूंगा और किसानों को 1 किलो धान भी ज़्यादा नहीं लेने दूंगा, क्योंकि किसान अपने हित में लिए करता है। और यहाँ के जो अधिकारी लोग बैठे हैं इनके फर्जीवाड़ा करने के लिए आदत हो चुका है। और क्या जब फार दिया जाता है, फार में कम से कम 2 लाख 3 लाख 5 लाख उनको देकर फार को अलॉटमेंट की जाती है। इस फार में जो अलॉटमेंट किया था पहले फर्जीवाड़ा लोगों किया था। हम लोग जब सरकार आने के पहले भी हम लोग जब धरना प्रदर्शन धमकी दे उसके बदल दिया, पर इनको फर्जीवाड़ा करने तो इनको लालच लगा है सालों से, ये बंद नहीं हो रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के माध्यम से कह रहा है अगर ये बंद नहीं करेंगे इस अधिकारी को विरोध में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी